नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। माडवी हिडमा, जो कि बस्तर का भूत कहा जाता था, फाइनली इसको नक्सलाइट ऑपरेशन, एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन में मार दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि माओवाद और नक्सलवाद में क्या अंतर है, क्या है चरमपंथ, क्या है उग्रवाद। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ माडवी हिडमा कौन था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हाल में अभी फिलहाल अगर हम देखें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि उग्रवाद चरमपंथ की क्या स्थिति है भारत में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के अंतर्गत ही ऑपरेशन कागर और ऑपरेशन कार्य गुट्टालू, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इन दोनों ऑपरेशंस को किस प्रकार से आपको मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करना है, ये बहुत आपकी मदद करेगा ये पूरी सेशन। 10 मिनट में मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और आगे भारत सरकार की जो नीति है कि मार्च 2026 तक हमें पूरे भारत से ये नक्सलवाद की निशानी मिटानी है, उसमें हम किस प्रकार से अग्रसर हैं। तो हर चीज देखेंगे। सबसे पहले तो ये न्यूज देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी मृत्यु हुई, इसे घेर के मारा गया है, स्पेशली ऑक्टोपस और ग्रे हाउंड ने मिलके, जो कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के अंतर्गत है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का ही पार्ट है ऑपरेशन कागर और ऑपरेशन कार्य गुट्टालू। तो इसमें 1 लाख से भी अधिक पर्सनल शामिल हैं, जिसमें ग्रे हाउंड, ऑक्टोपस, सीआरपीएफ, ये सारे सिस्टम शामिल हैं। माडवी हिडमा एक ऐसा कमांडर था, बटालियन 1 का कमांडर था और ये सीपीआईएम से जुड़ा हुआ था। इसने पहले बटालियन का नेतृत्व किया, एक बहुत ही सीनियर काडर से बिलोंग करता था। और जिस प्रकार से ये इस समय हम कार्य कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि हम बहुत ही जल्द पूरे भारत से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये एक दुखद न्यूज है माँ के लिए, पर भारतीय सेना के लिए और भारतीय सीआरपीएफ के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इसको बस्तर का भूत कहा जाता था। अब इस हाल में है इसकी माँ कि माँ वेट कर रही है कि बच्चे की अस्थियां आएंगी और पूरा गांव आएगा, पर कोई नहीं आया। यही होता है जब आप गलत रास्ते पर चलते हैं। और किस प्रकार से इस माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक मॉरल लेवल पे तो हम दुख फील कर सकते हैं, पर मॉरल लेवल की जब भी मैं बात करूं तो ये याद रखना है 2010 का एक बहुत बड़ा अटैक इसने करवाया था। ये मैप पे उसी के बाद आया है और उस मैप में, उस अटैक में 76 सीआरपीएफ के जवान खत्म हो गए थे। इनफैक्ट आज भी सीआरपीएफ में उसकी कहानी कही जाती है कि एक समय था जब एक फॉरेस्ट में पूरा का पूरा बटालियन ही निगल लिया गया था। दंतेवाड़ा हो, सुकमा अटैक हो, सारे अटैक्स में इस व्यक्ति का नाम जरूर आता था। हिडमा एक प्रकार से नाम दिया गया था। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, कौन सा ऑपरेशन था। माडवी हिडमा, जिसके ऊपर 1 करोड़ की बाउंटी थी, ये कैसे मारा गया, वो तो हमारे लिए बस इतना जरूरी है कि घेर के मारा गया है। और किसने किसने मारा, चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल बनते हैं। तो ऑपरेशन कागर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ऑपरेशन कागर एवं ऑपरेशन कार्य गुट्टालू, दोनों ही महत्वपूर्ण है। कार्य गुट्टालू, ऑपरेशन कागर, ऑपरेशन कार्य गुट्टालू, ये भाग हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का भाग माने जाते हैं और इसे 2024 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2024 में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया था? तो गृह मंत्रालय, याद रखिएगा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, भारत की सिक्योरिटी जो अंदरूनी मामला है उससे संबंधित है, अंदरूनी सुरक्षा से संबंधित है, इसीलिए गृह मंत्रालय इसमें आएगा। इसमें 1 लाख से भी अधिक पर्सनल कार्य कर रहे हैं। अभी खत्म नहीं हुई है लड़ाई, 1 लाख से अधिक पर्सनल कार्य कर रहे हैं, जिसमें आपको सीआरपीएफ, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ग्रे हाउंड, ये सारे अलग अलग बटालियंस बनाए गए हैं। ग्रे हाउंड, ऑक्टोपस, ये सब काम कर रहे हैं।
अलग अलग राज्यों ने अलग अलग बटालियंस बनाए हैं। मुख्य रूप से अगर आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो किससे संबंधित है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये मुख्य रूप से ब्लैक फॉरेस्ट जो छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र है वहां से संबंधित है, और पूर्वी घाट में ही कारेगुट्टालू प्रस्तुत है, कारेगुट्टालू पहाड़ियां प्रस्तुत है। तो मुख्य रूप से ये दंडकारण्य और कारेगुट्टालू पहाड़ी से संबंधित है। दंडकारण्य, मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए अगर बनाने का मन है तो। मैप अगर आप ये सारे नोट्स बनाएंगे ना आपको ही फायदा होगा आगे चल के। और यहीं पे है कारेगुट्टालू पहाड़ी, कारेगुट्टालू पहाड़ी, ठीक है। तो यहीं पे ये मारा गया है, कारेगुट्टालू पहाड़ी के पास ही मारा गया है। ये आंध्र प्रदेश में मारा गया है, आंध्र प्रदेश। इसके साथ इसकी पत्नी को भी ढेर किया गया क्योंकि वो भी काडर संभाल रही थी, और 4 और माओइस्ट थे जिनको ढेर किया गया है, ठीक है। तो इसी वजह से ऑपरेशन कागर हमारे लिए और कारेगुट्टालू हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कागर शब्द क्या है? कारेगुट्टालू तो पहाड़ी है, कागर गोंदी भाषा का एक शब्द है बच्चों, ये याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन से भाषा के हैं। तो गोंदी भाषा का ये शब्द है, और गोंदी भाषा में इसका मतलब है शिकारी का शिकार करना, हंटिंग द हंटर। तो शिकारी का शिकार करना, तो हो गया इसका शिकार। बहुत महत्वपूर्ण था इसका शिकार करना क्योंकि इसी ने सुकमा, बीजापुर, इन सारे क्षेत्रों को क्षतिग्रस्त करके रखा था। सुकमा हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे बीजापुर हो, इन सारे क्षेत्रों को इसने ही नुकसान पहुंचाया था। इसी वजह से इसकी मृत्यु बहुत ज्यादा जरूरी थी। और ये इसकी शिनाख्त बहुत मुश्किल से होती थी। सबसे बड़ी चीज तो यही है, शिनाख्त क्योंकि इसकी बहुत मुश्किल से थी, इसी वजह से इसको बस्तर का भूत कहा जाता था। इसको अदृश्य दुश्मन मान लिया गया था कि ये दिखता ही नहीं था, इतना ये गेरिला टैक्टिक्स में इतना मजबूत था। ये सीपीआईएम जिसको 2004 में सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, उसके ये कैडर संभालता था, सीनियर कैडर था, और ये बटालियन 1 को संभालता था। इसके ऊपर 1 करोड़ की बाउंटी थी, 1 करोड़ का इनाम जद था ये व्यक्ति। तो महत्वपूर्ण था इसका जाना, क्योंकि इसी के जाने के बाद से अब और हमें बेहतरी मिलेगी नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने में। तो नक्सलवाद और माओवाद क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न बनता है। माओवाद और नक्सलवाद एक ही चीज है, बस भारत में इसको अलग नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। माओवाद एवं नक्सलवाद प्रश्न बनेगा तो प्लीज कर लीजिएगा, आप सब अच्छे बच्चे हैं, सबको पता है। और प्रश्न नहीं भी बनता है तो पता होना जरूरी है। माओवाद एवं नक्सलवाद। माओवाद एक सिद्धांत है जो कि माओ जेडोंग ने दिया था। माओ जेडोंग चीन के प्रीमियर थे ये, माओ जेडोंग। इन्होंने कहा था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी कि सत्ता उसी की है जिसके हाथ में ताकत है। तो पावर फ्लोज इनका बहुत रिनाउंड फैक्ट है, ये बोला था इन्होंने, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ये इन्होंने कहा था। इनका ये कहना था कि सत्ता को अगर हिंसात्मक रूप से अपनाना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी वजह से पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो इसी वजह से ये उग्र चरमपंथ को जन्म देता है। उग्र चरमपंथ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE जो होता है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उग्र चरमपंथ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ये किस प्रकार से भारत में नक्सलवाद बना। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सीमांत प्रकार के हैं, जो किसान हैं या फिर पिछड़े जाति के हैं या फिर आर्थिक रूप से असशक्त कोई गुट है, तो अगर इसको सत्ता लेनी है तो ये हिंसा का भी उपयोग कर सकता है। यही चीज भारत में भी
फॉलो हुई 1967 में। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा तो आपको नक्सलवाद से संबंधित क्या क्या बताना है। 1967 में एक क्षेत्र है, एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल में है बेटा। पश्चिम बंगाल में सबसे पहली बार इसके हमने सिम्टम्स या लक्षण देखे थे, और तब उस समय इसके लीडर्स कौन कौन थे? इसमें चारू मजूमदार थे, चारू मजूमदार, जंगल संथाल और कानू सान्याल। कानू सान्याल, इन सब ने मिलके इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि अगर आपको सत्ता चाहिए तो जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको उखाड़ना पड़ेगा। लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ना पड़ेगा। तभी देखिए, माओ ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, साम्यवाद थे। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी यहां इस प्रकार से आई कि सत्ता को अगर उखाड़ना है, लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ना है, तो आपको उग्रवाद करना पड़ेगा। और इसी वजह से ये फैला, और इसके लिए गेरिला टैक्टिक्स बहुत अपनाई जाती है। गेरिला टैक्टिक्स यानी कि अलग अलग बुनियादी ढांचों पे सरकार के जो सिंबल्स हैं उनके ऊपर अटैक करना और जाके फॉरेस्ट में छुप जाना। आज की स्थिति यह है कि ऑपरेशन कागर बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है कि 2026 तक जल्दी से हम नक्सलवाद से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। देखो, 2013 में माना जाता है कि 182 ऐसे क्षेत्र थे, लाल गलियारा इसको कहा जाता है, रेड कॉरिडोर कहा जाता है। रेड कॉरिडोर में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शामिल है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, झारखंड शामिल है इसमें, झारखंड, पश्चिम बंगाल शामिल है, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना शामिल है, तेलंगाना, तेलंगाना, ओडिशा शामिल है, केरला भी शामिल है, और कुछ महाराष्ट्र और तमिलनाडु के क्षेत्र भी शामिल है, कर्नाटका के भी क्षेत्र शामिल है। पहले लाल गलियारा कहा जाता था, आज ये लाल पॉकेट बन के रह गया है। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे चरमपंथ से, उग्र चरमपंथ से, उनका जो अमाउंट है वो घटता चला जा रहा है। आज के समय में आप देखेंगे तो 2025 में चरमपंथ से बस 18 डिस्ट्रिक्ट ही अब अफेक्टेड हैं, और जो अति प्रभावी क्षेत्र थे वो तो और घट गए हैं। अति प्रभावी क्षेत्र कितने हो गए हैं? अति प्रभावित क्षेत्र अब केवल 6 बचे हैं, और ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। तो इन सारे क्षेत्रों को जैसे ही सरकार फ्री कर देगी, तो जो हमारा गोल है कि मार्च 2026 तक हमको नक्सल मुक्त भारत करना है, नक्सल मुक्त भारत, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये सारे ऑपरेशंस महत्वपूर्ण हैं। चलिए, अब ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट और आर्टिकल देखते हैं कि 3 लेयर सिक्योरिटी में रहता था, फिर भी मारा गया। किस प्रकार से एक मुखबिर ने इसको पकड़ाया। तो अपने ही लोग जब साथ ना दें तो कुछ इस तरह की हरकतें भी हो सकती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये टॉपिक, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। आई होप आपको बेहतर लगा हो इस प्रकार से पढ़ के, और आपको पता हो कि सिलेबस किस प्रकार से पूछता है, प्रश्न किस प्रकार से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में पूछता है। तो मेरा यही काम था आपको बताना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।